सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था हाउ टू फैच डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ठीक है, तुम्हारे सामने हो गया था, तुम चले गए थे तब, तुम्हारे सामने हो गया था ना। ठीक है। हम्म। सो डेटाबेस से अगर आप कोई डेटा फैच करते हो तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। वैसे होनी नहीं चाहिए, अगर होगी तो अपना आप ऑन हो जाएगी। हाँ जी, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे बैकएंड से डेटा फैच करने के डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास मेथड्स हैं। हम लोग एरे के थ्रू, एसोसिएटिव एरे के थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू और रोज के थ्रू, ये चार मेथड्स होते हैं जिससे हम लोग बैकएंड से डेटा फ्रंट एंड में रिट्रीव कर सकते हैं। सो जो हम लोगों ने प्रैक्टिसेस वगैरह की थी तो हम लोगों ने फैच एसोसिएटिव के थ्रू किया था। बंद हुआ गया। ठीक है। तो लास्ट जो हम लोगों ने एग्जांपल देखा था वो था हमारा एरे की हेल्प से, कि एरे से हम लोग डेटा किस तरह से यहाँ पर रिट्रीव करेंगे। तो एरे के केस में ध्यान रखना है, एरे या एसोसिएटिव दोनों ही बेसिकली की के बेसिस पर वर्क करते हैं आपके। मतलब आपने यहाँ पर की का नेम ही डालना है, यानी कि अगर बैकएंड में हमने किसी रो में कॉलम वाइज डेटा अगर अपना स्टोर किया, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, एड्रेस, मोबाइल नंबर, जो भी आपके फील्ड्स होंगे, तो आपने उन कॉलम हेड्स को कॉल करना है बेसिकली। ठीक है। और जिस केस में आपने डिफाइन किया अपर केस लोअर केस, सेम वैसे ही केस में आपने लिखना भी है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब आपको डेटाबेस का नेम डिफाइन करते हो, चाहे आप अपर केस डिफाइन करो, लोअर केस डिफाइन करो, आपको लोअर केस ही दिखाई देगा। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लोगों ने क्या बनाया था, माई डी बी के अंदर हम लोगों ने माई स्टूडेंट्स एस बड़ा लिखा था, अगर आपको याद हो तो, लेकिन क्या हो गया वो ऑटोमेटिकली यहाँ के स्मॉल। तो जब आप फैच कर रहे होंगे डेटा तो आपने ऐसा ही लिखना है जिस फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है। बट जब टेबल के अंदर हम लोग कोई अपने स्टोर करने के लिए कॉलम्स बनाते हैं, ये हमारी रो है, रो के अंदर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, तो आप देख रहे हो आईडी अगर मैंने कैपिटल लिखा तो कैपिटल ही आ रहा है, ये चेंज नहीं होगा। यानी कि अब ये जो हो गया प्री डिफाइन हो गया। मतलब आईडी अगर आपने फ्रंट एंड में रिट्रीव करना है तो आईडी ऐसे ही लिखना पड़ेगा जैसा आपने यहाँ डाला हुआ है। अगर आपने आईडी स्मॉल लिख दिया, एरर दे जाएगा आपको। ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा हमने ध्यान रखना है। तो चलो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर फ्रंट एंड में देखा है, ये तो हमारा एरे की हेल्प से। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, आज की डेट में ओपन कर लेते हैं, अप्रैल के फोल्डर को कलेप्स करो। मार्च वाले में हमारा यहाँ तक हो गया था। तो हाउ टू फैच डेटा फ्रॉम माई एसक्यूएल यूजिंग पीएचपी। तो फर्स्ट इज दिस, और इसको फ्रंट एंड में ओपन करा लो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसको ना डेटाबेस नहीं मिला जिसके बेसिस पर ये चाहिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने डेमो के नाम से बना दिया था डेटाबेस, और यहाँ पर हमारा डिफरेंट नेम से चल रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपने डेटाबेस का जो नेम है उसको चेंज करके आओ। तो हमारे पास एक फाइल अवेलेबल है configuration.php, उसको हम लोग जाके नेम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माई डीबी। ठीक है। अब हम यहाँ पर अगर इस फाइल को चलाएं, अब देखो हमारा दूसरा क्या लिखा रहा है, माई स्क्लाइब फैचर है, आर्ग्यूमेंट रिजल्ट मस्ट बी डी 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 प्रोजेक्ट। यहाँ पर एक मिनट, हमने हमारे डी ड्राइव से चल रहा है। अच्छा, तो किस फाइल में प्रॉब्लम बता रहा है, डीबी नेम माई डीबी, माई डीबी। ठीक है। लोकल होस्ट रूट डेटाबेस नेम माई डीबी। ठीक है। इधर आओ, अन फैच और रिजल्ट और रूट। ठीक है। अनकॉट टाइप एरर माई एस क्यू एल आई फैच एरे। टेबल नेम हम लोगों ने डिफाइन किया होगा यहाँ पर, और हमारे टेबल का नेम है
डेटा, और हमारे वहाँ पर टेबल का नेम क्या है, माई स्टूडेंट्स है ना, STUDENTS। नहीं, वो कुछ और एरर है। स्पेलिंग मिस्टेक। तो लूप तो अपना चल गया है उतने डेटा का, ईमेल आईडी भी हमें रिसीव हो रही है। अब ये क्या हो रहा है, एरर आ रहा है उसका जो हमारे नेम फील्ड के बने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, रजिस्ट्रेशन डेट, तो इसको आपको करेक्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर हमने डेटाबेस एक्चुअली दूसरा आया था, हमें इसको एक्सपोर्ट करना चाहिए था साथ में, चलो कोई नहीं। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, बाकी फील्ड नहीं हमारे पास, ठीक है। रजिस्ट्रेशन, REG, ठीक है, उतना डेटा आ गया हमारे पास। बाकी आगे का डेटा हमें ये हटा देना है, तो आप यहाँ से जाके कॉन्टैक्ट नंबर में रजिस्ट्रेशन हो गया करेक्ट। तो ये वाली लाइन आपको अपडेट करनी पड़ेगी सभी के अंदर। चलो, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले अपना इंक्लूड किया कनेक्शन डॉट PHP, जिसका हमने नेम रखा है पर कॉन्फ़िगरेशन डॉट PHP, और यहाँ से हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया। अब इसका नेम चाहे तो SQL लिख लो या क्वेरी लिख लो। क्वेरी हमने इसलिए रखा क्योंकि हम लोग ये क्वेरी चला रहे हैं इसके अगेंस्ट। MySQL क्वेरी ये प्रीडिफाइन है। कनेक्शन हम लोगों ने अपने कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है जिसके अगेंस्ट हमारा सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन हो रखा है। यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं सेलेक्ट ऑल डेटा फ्रॉम माई स्टूडेंट्स, ठीक है। तो स्टार एस्ट्रिक जो हम लोग लगाते हैं, ये एंटायर डेटा जितना भी उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर होगा, चाहे वो 10 हो या 10 लाख हो, 10,000 हो, सारा डेटा लेकर आएगा, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स है वो भी। माई स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं काउंट इक्वल टू 1। अब ये हमने काउंट इक्वल टू 1 इसलिए डिफाइन किया हुआ है कि मान लो कि कल को आपने कोई रिकॉर्ड यहाँ पर डिलीट किया बैकएंड में, जैसे 1 2 के बाद में क्या 3 मिसिंग है ना, तो ये क्या कर रहा है, उसको फ्रंट एंड में जो है हमें 3 दिखाएगा तुषार शर्मा को, जबकि तुषार शर्मा की जो एंट्री है यहाँ पर वो नंबर 4 पर है। तो इसलिए हम लोग आईडी को प्रिंट ना करके क्या करेंगे, उसको अपने कस्टम वेरिएबल से चेंज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने वाइल लूप चलाया जिसमें हम लोगों ने रो के नाम से एक वेरिएबल बनाया। ये वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर बात करें इस रो की, ठीक है। तो नेम कुछ भी रख लो बट मीनिंगफुल नेम डालो, रो MySQL फैच एरे, और उसमें डाल दो अपनी क्वेरी वेरिएबल को। अब जो हमने ये यहाँ डिफाइन किया, अब चाहो तो आप ये पूरी क्वेरी उठा के यहाँ से यहाँ तक इसमें भी डाल सकते हो, ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट यहाँ भी चल जाएगा, बट वेरिएबल डिफाइन का थोड़ा सी चीज़ें रिफाइन हो जाती हैं और कुछ नहीं। इसके बाद काउंट को हमने कॉल किया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को हमने एक साथ रख के कॉल कर दिया, क्योंकि हमारे पास जो टेबल हेड बना हुआ था वो सिर्फ नेम के नाम से था, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने ईमेल और रजिस्ट्रेशन डेट को अपना कॉल किया। या ये लूप यहाँ स्टार्ट होगा, लेकिन क्लोज हमने पूरे रो के बाद में करना है उसको, लेकिन उससे पहले आपने काउंट की वैल्यू में इंक्रीमेंट करा देना है ++, क्योंकि एक लूप चलेगा, ये पूरा TR क्या होगा, प्रिंट होगा, और उसमें फिर जब नेक्स्ट लूप चलेगा तो इंक्रीमेंट लग के दूसरा आएगा आपका, ठीक है। और कुछ नहीं है इसके अंदर, बाकी आपकी कनेक्शन फाइल रखी हुई है, आपका ये एरे के थ्रू काम हो रहा है। तो ज़रा इसके बारे में समझते हैं। फैच अ रिजल्ट रो एज एन एसोसिएटिव एरे, अ न्यूमेरिक एरे, एंड ऑल्सो इट फैचेस बाय बोथ एसोसिएटिव एंड न्यूमेरिक। दिस फंक्शन विल एक्चुअली रिटर्न एन एरे, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है,
Return an array with both the contents of MySQLi fetch array and MySQLi fetch associative merged into one. It will both have numeric and string key. मतलब हम चाहें तो यहाँ पर उसके फील्ड के नंबर भी डाल सकते हैं कि जैसे कि 1 2 3 4, तो भी ये काम करेगा. अब जैसे 0 क्या हो गया, हमारा आईडी हो गया, तो 1 क्या हो गया, फर्स्ट नेम, 2 हमारा लास्ट नेम, 3 हमारा ईमेल, 4 हमारा रजिस्ट्रेशन डेट. तो हम लोग नंबर भी लिख सकते हैं. मैंने नंबर का एग्जांपल यहाँ पर वैसे बनाया हुआ है, और आप नीचे आओगे, ठीक है, तो काम करेगा सेम ऐसे ही. दूसरा एग्जांपल है हमारे पास MySQLi फैच रो में अगेन वही कॉन्फ़िगरेशन आपको सही करना पड़ेगा. तो हम यहाँ से अपना एक तो ये वाइल लूप के अंदर का जितना पार्ट है TR वाला, इसको कॉपी करके अपन यहाँ कर देंगे रिप्लेस. दूसरा टेबल के जो हेड हैं उसको हम लोग रिप्लेस कर लेंगे यहाँ पर. सेशन क्यों? सेशन की तब ज़रूरत आती है जब लोग लॉगिन कराते हैं. अभी हम लोग लॉगिन पे नहीं है ना. सेशन तब बनाते हैं जब लॉगिन वगैरह होते हैं, अदरवाइज हमें ज़रूरत नहीं होती. ठीक है, तो ये पार्ट हमारा करेक्ट. और इसमें बस आपने अपने टेबल का नेम माय स्टूडेंट्स कर देना है. अब यहाँ पर हमारे फील्ड के नेम जो है वो हो जाएगा नेम, नहीं ये तो सही है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम. STUDENTS. क्या एरर बन रहा है इधर से, एक बार देखो. अनडिफाइंड एरे की फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल रजिस्ट्रेशन डेट. डेटा आ रहा है इसमें. चलो, तो यहाँ पर आपने जाके लिखना है फैच रो. और यहाँ से अपना क्वेरी रखिए. वेरिएबल नेम है अपना रो, तो आप लिखेंगे रो. फर्स्ट नेम की वैल्यू हो जाएगी 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4. कंट्रोल एस और यहाँ पर रिलोड करिए. डेटा आ रहा है अपना. तो हम लोग चाहे तो ये लिख लें, या फिर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट नेम लिखें. ठीक है, तो अब आप यहाँ देखोगे जब लोग रो लिख देते हैं तो रो में डेटा आपने उसी फॉर्म में निकालना है जिस फॉर्म में आपने अपना ऑर्डर लगाया हुआ है. अगर ये एसोसिएटिव होता तो आपका नंबर चल जाता है इसके अंदर, बट रो वाला जो सिस्टम होता है वो आपके नंबर्स पर यानी कि पोजीशन पर काम करेगा. तो सीरियल नंबर वाला जो है वो आपका 0 है, तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया 1 2 3 4. तो अगर मैं यहाँ 3 कर दूंगा, यहाँ 2 कर लूँगा, तो आप देखना आपके डेटा का जो लोडिंग है वो डिफरेंट हो जाएगा, है ना. थर्ड मेथड आपका आता है एसोसिएटिव. बस आपने यहाँ पर एसोसिएटिव डालना है और अपने कीज़ का नेम डिफाइन करना है. तो ये सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पर आपका चेंज होगा. पूरा डिव को हमने ऑलरेडी आई थिंक कॉपी किया, नहीं एक बार फिर से कॉपी कर दूँ. क्लोज, एसोसिएटिव में आइए, पेस्ट, यहाँ लिखिए ASS एसोसिएटिव, और यहाँ आपने लिखना है अपने फील्ड का नेम. कंट्रोल एस, और यहाँ पर अपनी थर्ड नंबर की फाइल को ओपन करिए. ठीक है, और जाइए इस पर अपने कीज़ डिफाइन कर दो. फर्स्ट नेम, और ये हमने ऑलरेडी यहाँ डिफाइन किया हुआ है, इसमें यहाँ से ले सकते हो. एंटर TR कॉपी, यहाँ पर रिप्लेस.
लास्ट ऑप्शन आपके पास आता है ऑब्जेक्ट। इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है। तो ऑब्जेक्ट में रो और इस तरह से आपने डेटा निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफाइन कर देंगे, ये हो जाएगा आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल था, और REG डेट, रजिस्ट्रेशन डेट। बाकी सारा पार्ट रिमूव, और आपके यहाँ पर अपने हेड चेंज कर दूँ, माय स्टूडेंट्स, बैक, रिफ्रेश, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपके 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड है जिससे आप अपना काम करा सकते हो। तो बहुत सारे डेवलपर्स एसोसिएटिव एरे का यूज़ करते हैं, तो रो का यूज़ थोड़ा कम किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो आपका यूज़ मिलेगा एसोसिएटिव का या फिर ऑब्जेक्ट का देखने के लिए मिलेगा PHP के अंदर। नेक्स्ट देखेंगे CRUD ऑपरेशन, यानी कि क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो इसके लिए आपने कुछ फाइल्स अपनी बना लेनी है इस तरह से, जैसे कि एक इंडेक्स फाइल, एक रीड फाइल, एक इंसर्ट फाइल, एक एडिट फाइल, और एक कॉन्फ़िगरेशन या DB कनेक्शन। DB कनेक्शन फाइल का कोड को हमने पहले से काफ़ी शॉर्ट कर दिया। आपने सीधे वेरिएबल MySQLi कनेक्ट, अपना सर्वर का नेम, अपना यूज़र नेम, पासवर्ड ब्लैंक, और यहाँ से अपने डेटाबेस का नेम PHP CRUD के नाम से हम लोगों ने इसमें डिफ़ाइन किया हुआ है। इसके बाद बाकी का पार्ट आपका सब कुछ सेम ही है। इसके अंदर आपने अभी तक जो बैकएंड में एंट्री कराई हैं वो कैसे कराई हैं, यहाँ से या तो इसमें डायरेक्ट इंसर्ट करके, या फिर फ्रंट एंड से हमने क्वेरी चला के डेटा डाला है। ये सीखने के लिए था, बट एक्चुअल में क्या होता है कि डेटा ऐसे इंसर्ट बहुत रेयर होता है। जनरली हम लोग क्या करते हैं, यूज़र से डेटा फिल कराते हैं और वो डेटा आके पीछे स्टोर हो जाता है हमारा, है ना। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपने एक PHP CRUD के नाम से एक डेटाबेस डिफाइन कर सकते हो। यहाँ जाएंगे और इसमें जाके अपना ये डेटाबेस डिफाइन कर दो, और यहाँ से क्रिएट। अब इसके अंदर नंबर ऑफ हम लोग कितने फील्ड्स में डेटा सबमिट कर रहे हैं, तो आपको इंसर्ट फाइल में आना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, एड्रेस, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यानी कि हमें टोटल 7 फील्ड बनाने हैं, एक डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और एक हमारा ID। तो आप यहाँ जाके लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स जो होंगे वो 7 होंगे, और इसका हम लोग जो नेम यहाँ डिफाइन करेंगे वो रहेगा टेबल यूजर्स, एंड क्लिक ऑन क्रिएट। तो यहाँ पर हमें डिफाइन कर लेना जैसे कि ID, इसको ऑटो इंक्रीमेंट। जब ऑटो इंक्रीमेंट लगाते हैं तो लेंथ हम लोग डिफाइन वगैरह नहीं करते उसके अंदर, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली नंबर अपने आप एड ऑन करते जाएगा इस पार्ट में। नेक्स्ट हमारे पास फील्ड एफ नेम। अब ये जो नेम है वो यहाँ ले जाएंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट नेम हमारा क्या रहेगा, लास्ट नेम हमारा क्या रहेगा, मोबाइल नंबर, ईमेल, एंड एड्रेस, एंड यहाँ से रजिस्ट्रेशन डेट। तो ये वैरकेर बिग इंटीजर, इसका डेटा टाइप, ईमेल वैरकेर, एड्रेस मीडियम टेक्स्ट, और यहाँ से इसको आपने टाइम स्टैम्प में रिप्लेस कर देना है। टाइम स्टैम्प को आपने यहाँ पर आके बोलना है करंट टाइम स्टैम्प। इसका मतलब ये हुआ है कि एक तो आपका टाइम यहाँ पर स्टोर होगा ऑटोमेटिकली, आपको लेंथ वैल्यू कोई नहीं डिफाइन करना। दूसरा, अगर फ्यूचर में कभी अपडेट होता है तो करंट टाइम को फिर से स्टोर कर लेगा वहाँ पर। अब इसके बाद आपने यहाँ पर लेंथ डिफाइन करना होता है। आप लेंथ यहाँ जैसे 255 हम एक
स्टैंडर्ड लेके चलते हैं। नंबर की लेंथ हमारी 10 रहेगी, ईमेल 255 एंड एड्रेस में हमें क्वेश्चन डालना है, क्योंकि मीडियम टेक्स्ट में ऑटोमेटिकली अपनी खुद की लेंथ होती है। जैसे पॉइंट लेके जाओगे तो आपको लिखा है काफ़ी बड़ा एड्रेस हम लोग इसमें स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने ऐसे बोलना है प्रीव्यू एसक्यूएल, तो ये आपकी पूरी देखो क्वेरी बन के आ गई। तो जो हम लोग चलाते हैं ना, लिख के क्रिएट टेबल हम लोग चलाते थे पहले स्टार्टिंग में, तो ये वही है पूरी क्वेरी कि आईडी इंटीजर नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट फर्स्ट नेम वेयर केयर दिस, तो ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं। तो एसक्यूएल की पूरी कोडिंग या तो आप क्वेरी वहाँ से फ्रंट एंड से चला लो, या फिर यहाँ से भी आप पूरी क्वेरी सीख सकते हो कि क्या चलती है हर चीज़ के लिए। तो प्रीव्यू एसक्यूएल ज़रूर करना हर बार। ठीक है, इसके बाद में हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, सेव। अगर कहीं कोई एरर होगा तो हमें पता चल जाएगा इसके अंदर। तो PHP CRUD के नाम से हमारा एक टेबल जो है, टेबल यूजर्स बन के तैयार है। डेटाबेस नेम इज PHP CRUD और इसके अंदर टेबल यूजर्स। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे हम लोग बैक आते हैं और CRUD ऑपरेशन की फाइल को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर अभी क्या लिखा रहा है, नो डेटा अवेलेबल। ये हमने क्या कर रखा है, एक ऐसा सिस्टम बना रखा है कि भाई अगर बैकएंड में कोई इन्फॉर्मेशन होगा तो यहाँ दिखेगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पर फिलहाल ये लिखा आएगा। तो फिलहाल हमने कोई डेटा सबमिट ही नहीं किया, वहाँ तो हमने कर रखा था, तो वहाँ का अगर डेटाबेस लाते तो लिखा आता है। अब यहाँ पर हमने एक फ़ाइल बनाई है insert.php के नाम से। insert.php में अगर आप यहाँ नोटिस करोगे तो हमने बूटस्ट्रैप 5 का ही पूरा फॉर्म यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपने फॉर्म कहाँ से लेना है, जैसे मैं अगर आपको यहाँ से ले चलता हूँ इंसर्ट रिकॉर्ड, तो आप ये फॉर्म देख रहे हैं, फिल डेटा फिल फॉर्म बिलो। अगर मैं यहाँ से सबमिट करता हूँ दिखाई दे रहा है, तो ये फॉर्म हमने कहाँ पढ़ा था, गेट बूटस्ट्रैप। इसमें हमने क्या चेंज किया सिर्फ उतना बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से आपको ऑप्शन मिलेगा वैलिडेशन, और ये फॉर्म हमने ये वाला यूज़ किया है। जैसे आप सबमिट करोगे तो ये पूरा एरर आ गया लिखा हुआ, तो हमने एंटायर फॉर्म यहाँ से कॉपी, फिर इसका जावास्क्रिप्ट कोड यहाँ से हमने पूरा कॉपी किया और इसको ले जाके हम लोगों ने अपने पेज में कॉल किया। तो नीचे आओगे, ये पूरा स्क्रिप्ट दिखाई दे रहा है फॉर्म वाला, और यहाँ से हमारा पूरा फॉर्म हमने क्या करा है, इसके अंदर अपने फील्ड को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ किया है। जैसे अगर आप यहाँ देखोगे तो एक लाइन में हमें 3 फील्ड दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड यूज़र नेम। हमने क्या बोला, यहाँ से 6 कर दो, मतलब कि एक रो में 2 फील्ड आएंगे इस तरह से, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या करा, लेवल 4 हमने लिखा एफ नेम, और फील्ड का नेम हमने क्या डिफाइन किया, एफ नेम। बाकी इसमें हमने कुछ भी अपने पास से नहीं डाला, बस प्लेस होल्डर में हमने फर्स्ट नेम और लिखा है। ठीक है, नीचे हमने एक एरर बना दिया, फर्स्ट नेम इज़ रिक्वायर्ड, अगर यूज़र नहीं देगा और अगर लिख देता है तो लुक्स गुड। ठीक है, तो ये अगर आप कोड यहाँ देखो तो लिखा हुआ है, इधर आप जाओगे तो ये देखो लुक्स गुड, यानी कि अगर वैलिडेट हो गया, और अगर इनवैलिड है तो हमने इसको कॉपी किया और सब में डाल दिया इनवैलिड वाले को। ठीक है, इसी तरह से दूसरा हमने बनाया एल नेम, यहाँ पे लास्ट नेम किसके लिए बना रहे हैं, एल नेम के लिए, और यहाँ से प्लेस होल्डर नेम लास्ट नेम। इसी तरह से आपका कॉन्टैक्ट नंबर इज़ रिक्वायर्ड, नेम कॉन्टैक्ट नंबर, एंटर योर मोबाइल नंबर हेयर, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, और यहाँ से हमने इसमें पैटर्न लगा दिया 0 to 9, इसमें हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, मैक्सिमम लेंथ 10 होगा इस तरह का। ये हमने 0 to 9, और इसमें हम लोग की लेंथ इसमें नहीं डाल रहे, यानी कि यूज़र अपना 10 तक का, क्योंकि हमने लेंथ यहाँ से दिया है ना इसको, नहीं तो हम लोग यहाँ लिख सकते थे इसको इस तरह से, अगर वो नहीं डिफ़ाइन करते तो ऐसे डिफ़ाइन करते इसके अंदर फिर कि हमें 10 की लेंथ रिक्वायर्ड है इसके अंदर, तो लेंथ वहाँ से काम कर जाएगा, और इससे अगर एक्सीड करोगे तो एरर बना देगा। इसके बाद ईमेल, हमने इसके लिए इनपुट टाइप ईमेल का यूज़ किया है, फील्ड का नेम हमने ईमेल रखा हुआ है यहाँ पर, और एंटर ईमेल आईडी, और उसके बाद हमने एक एड्रेस के लिए बनाया। ठीक है, एड्रेस इज़ रिक्वायर्ड, इसके लिए हम लोगों ने टेक्स्ट एरिया का यूज़ किया है, और इसका नेम क्या है, एड्रेस, प्लेस योर एंटर योर एड्रेस हेयर, और ये भी अपना रिक्वायर्ड है। लास्ट में अपना जो बूटस्ट्रैप में बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म के अंदर रहता है, एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, यू मस्ट एग्री बिफोर सबमिटिंग, इस तरह का ये हमने लगा दिया। अब इसमें आप यहाँ पे देखो, अगर स्ट्रक्चर पे ध्यान दें, 6 6 6 6 12, ठीक है, ये सब देखो लिखा हुआ है, एड्रेस पे 12, बाकी सभी पर कॉलम MD 6 6 6 6। ये तो फॉर्म में क्या नहीं आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर आप फॉर्म टैग को ध्यान से देखो तो सब कुछ लगा हुआ है, लेकिन ये नहीं था मेथड, हमने मेथड ऐड किया इसके अंदर एडिशनल, और जो आपका सबमिट बटन नीचे मिलेगा यहाँ पर, जो इसमें बटन दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका टाइप क्या है सबमिट, इसका नेम हमने और दिया है यहाँ पर। यही नेम जो है सारा गेम कंट्रोल करता है इसके अंदर, जब आप PHP के साथ चलाते हो।
अब देखो PHP में कितना छोटा सा काम करना है आपने। ऊपर देखो सामने, हमने यहाँ पर क्या लिखा, कनेक्शन इंक्लूड, यानी कि जो DB कनेक्शन है हमारा, जिसके अंदर हमारा सारा बैकएंड का कॉन्फ़िगरेशन है, वो हमने यहाँ पर लगा दिया। इसके बाद हमने लिखा इफ़ इज सेट $_पोस्ट, क्योंकि जो डेटा फॉर्म से सबमिट हो रहा है वो पोस्ट मेथड के थ्रू हो रहा है। अब फील्ड का नेम क्या है, सबमिट। गेटिंग द पोस्ट वैल्यूज़, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल सेट किया एफ नेम, और $_पोस्ट में हमने फर्स्ट नेम फील्ड का जो नेम रखा था वो नेम हमने यहाँ पर कॉल किया है। ठीक है, तो ये वाला जो नेम है इसका इस नेम से कोई लेना देना नहीं है। ये वो नेम है जो आप रखना चाहते हो, आप चाहो तो पूरा लिख लो फर्स्ट नेम। ठीक है, लेकिन जनरली होता क्या है ना कि जैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट से सीखते आ रहे हैं, वेरिएबल नेम जितना छोटा होता है उतना बढ़िया होता है। पूरा अगर बड़ा बड़ा डिफाइन करो तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर हमें इतने से समझ आ रहा है कि हम लोग फर्स्ट नेम के लिए डिफाइन कर रहे हैं या हम लोग लास्ट नेम के लिए डिफाइन कर रहे हैं। हेलो, तो ये अपने सभी फील्ड के नेम जो हमने यहाँ पर डिफाइन किए हैं नीचे फॉर्म के अंदर, और ये हमारे अपने वेरिएबल्स जिसके अगेंस्ट हम लोग फील्ड का डेटा कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर है, लेकिन हमने इसको शॉर्ट कर दिया। यहाँ पर एड्रेस हमने उसको अपने हिसाब से शॉर्ट किया हुआ है। हम लोग एक क्वेरी यहाँ पर बना रहे हैं। अब इसको नेम आप क्वेरी रख लो या SQL रखिए। MySQL क्वेरी कनेक्शन इंसर्ट इनटू टेबल यूजर्स, जहाँ पर हमारे फील्ड के जो नेम है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एंड एड्रेस। तो ये हमारे क्या बैकएंड में जो हमारा टेबल है, टेबल यूजर्स, उसमें हमारे नेम हमने डिफाइन किए हुए हैं, यानी कि ये कॉलम के हेडर हो गए। अब इसमें क्या ध्यान रखना है कि ये आगे पीछे नहीं होने चाहिए। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, ये उसी सीक्वेंस में रखना है जिस सीक्वेंस में बैकएंड में आपने स्टोर किया हुआ है। अगर आगे पीछे कर दोगे तो लास्ट नेम में फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम में लास्ट नेम चला जाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आप लिखेंगे वैल्यूज़, और वैल्यूज़ के बाद आप यहाँ पर लिखेंगे जो हमने अपने फील्ड के नेम में कैप्चर किया डेटा। एफ नेम के अगेंस्ट एफ नेम, एल नेम के अगेंस्ट एल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर के अगेंस्ट कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पर एफ नेम, एल नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एंड एड्रेस। ध्यान क्या रखना है, अगर हम लोग ये डेटा डायरेक्टली इंसर्ट कर रहे होते बिना फॉर्म के तो भी ये कोट में जाएगा, और अगर वेरिएबल से डाल रहे हो तब भी कोट में जाएगा। जनरली हम जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि हम लोग इसको बिना कोट के डाल देते हैं, तो वेरिएबल बनाते हैं और ये हमें एरर थ्रो करता है। तो ध्यान रखना कि वेरिएबल होने के बावजूद भी आपने इसको सिंगल कोट या डबल कोट में ही सेंड करना है। तो ये आपका क्वेरी चलेगा। तो यहाँ पर आप लिख देंगे इफ़ क्वेरी सक्सेसफुल, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे स्क्रिप्ट टैग में अलर्ट यू हैव सक्सेसफुली इंसर्टेड द डेटा, और हम लोग इसको रिडायरेक्ट कर देंगे अपने इंडेक्स वाले पेज के ऊपर जहाँ लिखा है नो डेटा नो रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो उसके बाद में एल्स, यानी कि यहाँ पर हम लिख देंगे कि अगर हमारी क्वेरी गलत चली तो अलर्ट समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज़ ट्राई अगेन। तो चलो एक डेटा हम लोग यहाँ से सबमिट करके देखते हैं कि क्या हमें रिटर्न आता है। पहला तो हमारा वैलिडेशन से ही काम कर रहा है। तो जैसे मैं एक एंट्री अपने नाम से बना देता हूँ, हमने यहाँ पर डिफाइन किया, तो जैसे आप डेटा डालते जाएंगे वैसे से वो आपका ट्रू होते जाएगा। और यहाँ पर कुछ लिख देते हैं जैसे F25 प्रीत विहार विकास मार्ग दिल्ली 92। हमने इसको अग्री किया और यहाँ से सबमिट। तो क्या लिखा है हमें, यू हैव सक्सेसफुली इंसर्टेड द डेटा। ठीक है, तो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने डाला है। जनरली हम लोग पेज पे कभी भी इस तरह का पॉपअप नहीं डालते हैं। यहाँ से करेंगे गो, तो यहाँ पर देखो हमें डेटा आ गया इसमें लिखा हुआ। अब यहाँ पर क्या है, क्रिएटेड डेट जो है, तो इसको हमें चेक करना है कि हमने पीछे जो नेम डिफाइन किया और जो हमने इधर नेम डिफाइन किया वो मिसमैच हो रहे हैं। इधर जाओ, जब हमने इसका डेटा लेकर फैच किया तो यहाँ पे क्या लिखा था हमने, क्रिएशन डेट। तो इसको आपने क्या लिखना है, रजिस्ट्रेशन डेट। एक बार चेक करो एग्जैक्ट यही लिखा है या कुछ और लिखा है। बिल्कुल सही है, रजिस्ट्रेशन डेट। और इसको अगर हम लोग यहाँ रिफ्रेश करते हैं तो हमें प्रॉपर तरीके से डेटा अपना डिस्प्ले हो गया। तो पहले जहाँ पर 9 रिकॉर्ड्स था, अब वहाँ पर सबमिट होते ही डेटा फ्रंट एंड पर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इधर से फ्रंट एंड से डेटा गया, बैक एंड से प्रोसेस हो, फ्रंट एंड में फैच। ठीक है, तो यानी कि अभी तक जो हम लोग डेटा डाले थे वो डाले थे यहाँ से या तो इंसर्ट के थ्रू या फ्रंट एंड से क्वेरी चला के, लेकिन एक डेटा एक्चुअल में सबमिट कैसे होता है वो इस तरह से होता है। तो डेटा सबमिट करने का जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, बहुत ही सिंपल सा है। आपने अगर नोटिस किया हो यहाँ पर, तो क्वेरी हम लोग वही चला रहे हैं यहाँ पर, ये वाली जो हम लोग यहाँ पर
अगर देखें MySQL अप्रैल मंथ में हमने पढ़ा था, इंसर्ट डेटा की फाइल ओपन करो ज़रा एक बार, और यहाँ देखो हम लोग क्या लिख रहे हैं। मान लो ये इसका नेम क्वेरी है, इंसर्ट इनटू माय स्टूडेंट्स, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, वैल्यूज़ में हम लोगों ने सिंगल कोट डालता नितिन कुशाल, ये बस अब की बार क्या गया, हमने इन डेटा को वेरिएबल में कैप्चर करके पास किया। तो सेम क्वेरी चल रही है और कुछ भी अलग नहीं है इसके अंदर। बस यहाँ पर इसमें डेटा लाने के लिए हमने पहले किसी वेरिएबल के अंदर कैप्चर किया डेटा को। तो गलती कहाँ कहाँ होती है वो आपको बता देते हैं। एक, हम लोग मेथड का यूज़ नहीं करते। दूसरा, हम लोग यहाँ पर बटन का नेम नहीं डालते हैं, ठीक है, तब ये इस तरह की मिस्टेक आ जाती है हमारे साथ। तो अभी क्या है, PHP कोड हमारा यहीं पर लिखा हुआ है। इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो फॉर्म में हमारे एक्शन एट्रीब्यूट इज मिसिंग, नहीं है ना एक्शन। तो अगर जब सेम पेज पर HTML कोड है, सेम पेज पर PHP कोड है, तो एक्शन नहीं डालते। एक्शन कब डालते हैं, जब हमारा ये PHP कोड एक्सटर्नल होता है कहीं पर, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के लिए हम इसका नेम कर देते हैं submit.php, और इस फाइल में मैं क्या करता हूँ, अपने इंसर्ट का जितना भी कोड है वो यहाँ से कट कर लेता हूँ और सबमिट के अंदर लाके मैं कॉल कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या मुझे यहाँ कोई पाथ देने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि ये जो फाइल है ये कहाँ जाएगी, एक्शन में। अब यानी कि हमने यहाँ से बंद किया, अपन यहाँ फॉर्म टैग में जाएंगे, लिखेंगे एक्शन इक्वल टू submit.php। अब हम एक तुम्हारे नाम से एंट्री बना के देखते हैं क्या ये मेथड काम करता है या नहीं। इधर आएंगे अपन इंसर्ट रिकॉर्ड, और यहाँ से जाके हम एक एंट्री उठा लेते हैं, जैसे कि नितिन का फ़ोन नंबर, ईमेल, और यहाँ जाके अपन कर देंगे इसको इंसर्ट। तो नितिन इज़ अ फर्स्ट नेम, कुशाल इज़ अ लास्ट नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल एंड एड्रेस, ठीक है। जैसे मैंने डाल दिया पर 95, काम कर रहे, डेटा आया, ठीक है, फ्रंट एंड में। और ये देखो अपना जब फ्रंट एंड पे आ गया तो बैक एंड में तो ऑब्वियस सी बात है कि एंट्री अपनी बनी गई है। तो समझ आया कि कब हमें यहाँ पर एक्शन लगाना होता है, कब नहीं लगाना होता। तो अगर आपको Ctrl+U करने पर किसी फॉर्म के अंदर एक्शन दिख रहा है तो समझ जाइए कोड एक्सटर्नली कहीं लिखा गया है, ठीक है। और अगर आपको एक्शन एट्रीब्यूट नहीं दिख रहा है तो समझ जाइए आपका सेम पेज पर कोड अवेलेबल है। तो कई बार जो बिगनर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्या किया गया इसको सबमिट कराने के लिए। तो यहाँ अगर लोग फॉर्म टैग देखें अपना, जो यहाँ से नहीं दिखेगा यहाँ से दिखाई देगा, Ctrl+U, तो आपको एक्शन दिख रहा है। तो लोग क्या करते हैं कि हमें हमारा पता ना चल जाए कि बेसिकली किस टेक्नोलॉजी का हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो अभी क्या आता है, जब आप ऑफलाइन चलाते हो तो आगे फाइल के आगे .php लिखा था, ऑनलाइन में आजकल आता नहीं है कि आगे .php है क्या है। तो उसके लिए तो फिर प्लगइन लगाते हैं लोग, उससे पता लगाते हैं भाई ये क्या ये चला रहा है, रिएक्ट चला रहा है या कोई डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ कर रहा है। तो लोग क्या करते हैं, इसको लगाते ही नहीं है, तो टेक्नोलॉजी रिवील नहीं हो पाती कि किससे चल रहा है काम, क्योंकि कोई भी हाँ सेम पेज पर लिखते हैं, ठीक है। बट मैंने आपको जनरली जैसे हमने एक्शन एट्रीब्यूट पढ़ा था ना, तो मैंने इसलिए आपको अलग से करके दिखा दिया इसको, ठीक है। तो ये रहेगा इसका सिस्टम। एजेक्स अगर होगा तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। हमने एजेक्स पढ़ा था ना, एजेक्स में क्या देखा था हमने, हम ये जो मेथड होता है या जो एक्शन होता है वो हम लोग एजेक्स की स्क्रिप्ट में चलाते हैं। इफ़ यू रिमेंबर, तो हम लोग अगर अपनी पुरानी क्लास में अगर जाएं, मेथड क्या है, गेट showHint.php। क्या फॉर्म टैग में हमारे कुछ है, ब्लैंक है, तो मुझे एक्शन भी रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग VS कोड में फॉर्म टैग डालते हैं तो एक्शन बाय डिफ़ॉल्ट लगाता है, तो हमारा एक्शन ब्लैंक है। तो यानी कि मेथड भी अगर नहीं दिख रहा अपने को तो समझ जाओ कि एजेक्स लगी हुई है उस पेज के अंदर। अब वो एजेक्स रिएक्ट भी हो सकती है, वो एंगुलर भी हो सकती है, वो व्यू भी हो सकती है,
ठीक है। ठीक है, तो इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे। तो ये सबमिट वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया। तो फॉर्म सबमिशन किन किन लैंग्वेजेस के थ्रू कराया जा सकता है? तो PHP सबसे ज़्यादा फेमस है, मतलब सबसे ज़्यादा लोग PHP का यूज़ करते हैं, क्योंकि .NET आउटडेटेड हो चुकी है और JSP जो है वो कॉम्प्लिकेटेड होती है। और सीधी सी बात है, हम हमेशा से आसान रास्ता ही ढूंढते हैं काम करने के लिए कि भाई चीज़ें ज़्यादा ट्रिकी ना हो। तो PHP पॉपुलर है, नहीं तो ASP और JSP दोनों ही फॉर्म सबमिट कर सकती हैं। आपकी जावा स्क्रिप्ट एजेक्स के फॉर्म में डेटा सबमिट कर सकती है बिना पता लगाए कि डेटा सबमिट हो भी गया। ठीक है, सबमिट का बटन अगर यूज़र दबा रहा है तो वो खाली फॉर्मेलिटी कर रहा है, हम उसको एक पॉपअप देते हैं फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड। बट अगर डेवलपर ये चाह रहा है कि यूज़र ने जितना लिखा उतना कैप्चर कर लूँ, तो वो बताएगा भी नहीं। आप लिखते जा रहे हो, डेटा हैंड टू हैंड सबमिट होते जा रहा है सारे फील्ड का उसके अंदर। तो जिस जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बैंकिंग साइट्स या इंश्योरेंस साइट्स जो होती हैं, वो तुरंत आपको कॉल बैक कर लेती हैं 15-20 मिनट, सर क्या हुआ कि आपने फॉर्म सबमिट नहीं किया, आपने इसके बाद आगे नहीं गए, बताइए क्या कन्फ्यूज़न है आपको, क्लियरिटी देते हैं उसके बारे में। तो वो लोग उस तरह का यूज़ करते हैं। अब जब हम लोगों ने ये डेटा सबमिट किया, यहाँ से इसको अलग कर देते हैं। ये हमारा इंसर्ट का काम था। तो हमने डेटा को और कहाँ रिट्रीव किया? इंडेक्स फाइल के ऊपर। भाई इंडेक्स फाइल जो होती है वो फाइल होती है जो ऑटोमेटिकली हमारी ओपन हो जाती है जब हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर एंटर करते हैं। तो अब इंडेक्स फाइल क्या कर रहा है, हमारा बाय डिफ़ॉल्ट हमें डेटा डिस्प्ले करेगा जैसे हम लोग डेटा यहाँ से सबमिट करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमने एक व्यू बना लिया अपना इस तरह का कि भाई यहाँ पर यूज़र का हमारा सारा डेटा इन्फॉर्मेशन जो होगा वो दिखेगा। इसके आगे हमने कुछ एक्शन बनाए, क्योंकि हमारे प्रोजेक्ट का नाम है CRUD ऑपरेशन, यानी कि क्रिएट तो हो गया, यानी कि इंसर्ट। ठीक है, R स्टैंड फॉर रीड, E स्टैंड फॉर एडिट, या इसको हम लोग बोलते हैं अपडेट। मैंने यहाँ एडिट लिखा है, इसको हम लोग अपडेट लिखेंगे। और ये क्या रहेगा अपना? डिलीट। तो CRUD। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक टेबल बनाया होगा अपना इंडेक्स फाइल के अंदर, उस पर आपको जाना पड़ेगा। टेबल के अंदर हमारा यहाँ पर बटन है रीड, ये है अपना अपडेट और डिलीट। अब ये मीनिंगफुल हो गया, और इसको लिखो क्रिएट रिकॉर्ड इंसर्ट की जगह ना, ये हमने यहाँ पर एक डिफाइन किया हुआ है। तो CRUD की जो एक्चुअल फुल फॉर्म है वो ये है, क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट। अब जैसे आप किसी वेबसाइट के ऊपर साइन इन साइन अप करते हो तो वो क्या हो गया? क्रिएट हो गया। ठीक है, अब आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना चाह रहे हो तो आप क्लिक करोगे तो जो आपने ईमेल आईडी या फ़ोन नंबर जो भी आपने डाला होगा, पासवर्ड, वो 3 चीज़ें आपको रिट्रीव हो जाती हैं। तो यानी कि क्या हुआ? वो रीड का एग्जांपल हुआ। उसके आगे आपको प्रोफाइल कंप्लीट करने का ऑप्शन रहता है कि भाई आप अपना पूरा डिटेल डालो, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आपके स्किल्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें, सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह। तो वो आपका रीड के बाद में अपडेट का प्रोसेस होता है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ रिमूव करना है वहाँ पर, तो हम लोग डिलीट का यूज़ करते हैं। जैसे मान लो कि आपने स्किल्स ऐड करे अपने फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, इनडिज़ाइन, कोरल। अब आपको लगता है भाई मेरे को कोरल का कोई काम नहीं है, या मेरा जो एक्सपर्टीज़ है वो इनमें नहीं है, कोरल के वगैरह में, डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स में, तो उसको टैप किया आपने, रिमूव कर लिया, तो वो काम। तो डिलीट का ऐसा समझो कि जैसे किसी आप सोशल उस पर ई-कॉमर्स वेबसाइट पर आपने कार्ट में कोई आइटम डाला और बाद में आपने उसको हटा दिया, तो वो क्या हुआ? डिलीट का एग्जाम्पल है। तो डिलीट बहुत तरीके से काम करता है। डिलीट वर्चुअल वाला भी काम करता है, डिलीट परमानेंट का भी काम करता है। जैसे मान लो कि अगर मैंने यहाँ से अगर ये वाला डिलीट करा नितिन कुशाल का रिकॉर्ड, तो ये परमानेंट डिलीट होगा। बट अभी हमने डिलीट की कोडिंग इसमें नहीं की है, ना ही अपडेट की है, ना ही रीड की है। अब इसमें जो कोडिंग है वो क्रिएट की है। ठीक है, और यहाँ से सबमिट करेंगे तो फैच की है, फ्रंट एंड के ऊपर डेटा जो आएगा वो आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें अभी इसमें बाकी हैं। अब ये देखो रीड जो है वो कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ज़रा समझो। जैसे फ्लिपकार्ट पर आप आते हो और आप किसी सेगमेंट में एंटर करते हो, क्या बात है, चेंज कर दिया। तो हम लोग जैसे फैशन में आते हैं और यहाँ से हमने टी शर्ट लिया, तो यानी कि बैकएंड में जैसे जैसे डेटा डाल रहा होगा साइट ओनर, एग्जांपल के साइट ओनर वैसे नहीं डालता, जनरली सेलर जो होता है वो डालता है डेटा।
ठीक है। तो जो भी सेलर है उसने अपना बैक कुछ डेटा सबमिट किया फ्लिपकार्ट के डेटाबेस के अंदर, वो डेटा किया हुआ फ्रंट एंड के ऊपर आ गया। अब यहाँ पर मुझे मान लो पर्टिकुलर किसी भी प्रोडक्ट को देखना है, तो ये जो मेथड है दिस इज कॉल्ड रीड। ठीक है। देखो सीधी सी बात है, किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट में जो हम लोग ये देखते हैं, जो हमारा क्लिक पर पहला चीज़ ओपन होता है दैट इज़ अ पेज, और उसके ऊपर क्लिक करने पर जो आइटम हमें यहाँ पर दिख रहे हैं दिस इज़ अ डेटाबेस रिकॉर्ड, और क्लिक करने पर जो ओपन हुआ दिस इज़ अ व्यू। यानी कि इस पूरे वेबसाइट में आप कितने भी टी शर्ट ओपन कर लो या कोई भी प्रोडक्ट आप ओपन कर लो, ठीक है, हर कैटेगरी में एक ही व्यू बना हुआ है। नहीं समझे? जैसे एग्जांपल के लिए इसको ध्यान से देखो, इसका पूरा विजुअल एक है। अब मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट देखने जाता हूँ, लेट्स से ये वाली टी शर्ट, आप देखना कोई भी डिफरेंस आपको इसमें देखने के लिए नहीं मिलेगा इसके और इसके अंदर। ऊपर रहते हैं बिल्कुल टॉप में, डेटा देखो क्या कोई चेंज है, क्या बदल रहा है? सिर्फ ब्रेड क्रम्स, यहाँ पर प्राइस, ब्रांड नेम, यानी कि व्यू दिखाई दे रहा है, यानी कि मेरा बाय नाउ, ऐड टू कार्ट, सारी चीज़ अपनी जगह पर पहले से ही सेट है। तो यानी कि जब हम लोग एक सेलर से एक डेटा बैकएंड में सबमिट करवा रहे हैं तो हमने सबके लिए सेम ही स्टैंडर्ड रखा है कि अपने ब्रांड का नेम बताओ, अपना टाइटल बताओ, अपना जो भी आपने सेल्स प्राइस लिखना है, आपने कितने पर लिस्ट किया, क्या डिस्काउंट देके आप दे रहे हो, क्या आपकी रेटिंग है, सब डायनामिक चल रहा है। ठीक है। यानी कि यहाँ से हमने इसको सबमिट किया होगा किसी तरह से, जैसे हम लोग यहाँ पर डाला है, लेकिन जैसे हम लोग यहाँ पे एक एक करके एंट्री बना रहे हैं ना, तो ये फॉर्मेट होता है उनके लिए जो साइन इन साइन अप वाले लोग होते हैं, जो इस तरह का डेटा डाल रहे हैं यहाँ पर। इनको हम लोग ब्राउज़ का फीचर देते हैं और ये एक पूरी फाइल अपलोड करते हैं। वो आगे समझेंगे किस तरह की चीज़ें होती हैं कि जिससे वन गो में पूरा का पूरा डेटा हमारे बैकएंड में चला जाता है और बैकएंड से भी फ्रंट एंड में आ जाता है। और जैसे 40 टी शर्टें हैं, ठीक है, अब जैसे मान लो कि जो ये काम करते हैं भाई, वो कोडिंग वोडिंग वाले तो बंदे होते नहीं हैं, है ना, उनका काम है भी एक एक्सेल बनाया, उसके अंदर ब्रांड नेम, टाइटल, हमारा टोटल प्राइस और डिस्काउंटेड प्राइस और क्या उसके अंदर वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, वो सारा एक्सेल में लिख के डाल देते हैं। एक्सेल में एक फ़ाइल बनती है CSV, जिसको बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। उस फाइल को हम लोग यहाँ अपलोड करते हैं और ये डेटा उससे फैच कर लेता है। कैसे? मतलब एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा समझो कि मान लो ये हमने एक्सेल में डेटा बनाया होगा, तो हम क्या करते हैं, ऐसे एक एक्सपोर्ट का फीचर आता है और मुझे आगे बोलना है कि भाई जिसको भी अब आगे इसमें और यूज़र्स ऐड करने हैं, मान लो हो सकता है एक साइट ओनर के पास पहले से बहुत सारे नंबर ऑफ यूज़र्स हो और उनको माइग्रेट कर रहे हैं नए उसमें, तो वो क्या करेगा, अपने सर्वर से यहाँ से एक CSV फाइल निकाल के दे देगा, भाई मुझे जो डेटा है वो इस ऑर्डर में चाहिए। समझ आया? हमें डेटा इस ऑर्डर में चाहिए यहाँ पर, तो बस यहाँ पर आप लिखते जाओ जितने भी आपने यूज़र डालने, और जब मैं इस फाइल को उसमें इंपोर्ट करूँगा तो वो सारे यूज़र वहाँ पर चले जाएंगे। समझ गए? जैसे एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पर एक नई एंट्री बनानी है, मैं कहाँ गई हमारी फाइल, ये रही। फ़ोन नंबर था ना, ये फ़िलहाल हमने यहाँ लिया, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ से पेस्ट। तो जैसे नीरज सिंह की एंट्री हम बनाते हैं यहाँ पर, नीरज सिंह नंबर, नीरज का ईमेल, और ये इसी तरह से सौरभ रावत की एंट्री बनाते हैं। सौरभ का नंबर, सही लिया हमने, हाँ, और ये हमने सौरभ की एंट्री यहाँ डाली और यहाँ से ये सेट कर दिया। नेक्स्ट है तुषार। तुषार लास्ट नेम लिखते हो कोई? अरीना के रिकॉर्ड में नहीं लिखाया था? अब तुषार के नाम से आएगा सर्टिफिकेट तुम्हारा, शर्मा नहीं आएगा उसमें।
ठीक है, ये हमने यहाँ से हटा दिया। अब इसमें लिख दिया 1 2 3 4 5 और यहाँ जाके हम इस तरह से कुछ टाइम वगैरह हमने इसको दे दिया फॉर एग्जांपल। इस फाइल को आपने सेव किया और क्लोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम अपने सर्वर में जाएंगे, मेरे सर्वर, मैं बैकअप के लिए एक अपनी एसक्यूएल फाइल यहाँ से निकाल लूँगा। दिखाई दे रहा है, हमने यहाँ से बोला एक्सपोर्ट, तो टेबल यूज़र के नाम से हमारी एक्सपोर्ट हो गई। अब मान लो मैं यहाँ से अपनी टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ, टेबल रिमूव, यानी कि PHP CRUD में कोई टेबल नहीं है, डालनी होगी तो हमने एक अपनी एक्सपोर्ट करके रखी हुई है। चलो यहाँ पर इंपोर्ट करा के देखते हैं। ठीक है, गए, चूज़ किया और यहाँ पर डाउनलोड में गई होगी हमारी पहली वाली जो फाइल थी टेबल यूजर्स, हमने इसको ओपन बोला और इसका फॉर्मेट क्या है, इसका फॉर्मेट है CSV। वेट 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 वेट, अभी क्लास चल रही है। ठीक है, हमने यहाँ से CSV लिया और हमने यहाँ से बोला इंपोर्ट। ठीक है, टेबल यूज़र में आते हैं, दिखाई दे रहा है सारा बन गया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमने पूरी की पूरी टेबल को एज इट इज़ डाला है, तो ये क्या करेगा, कॉलम 1 2 3 4 5 इस तरह से नाम ले लेगा उसके। ठीक है, तो आपको इस केस में ध्यान रखना है CSV में कि ऊपर वाली जो लाइन है उसको डिलीट करा देना है, तब डेटा लेके आना है। तो देखो सारा डेटा आ गया हमारा इसके अंदर। तो वहाँ पर जो सेलर्स डेटा डालते हैं वो इस तरह से डालते हैं, वो एक्सेल में लिखते जाते हैं, उठाया एक साथ डाला, बैकएंड में 1 गो में एंट्री बन गई। अब वो इस तरह से जाएंगे इंसर्ट करने यहाँ पर, तो उनके लिए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी, एक एक करके एंट्री बनाना, परेशान हो जाएंगे। तो एक बंदा डेटा एंट्री वाला बैठा लेते हैं, वो अपना बनाते जाता है उसके अंदर। तो हमने रिमूव किया यहाँ से अपना इंपोर्ट, यहाँ से जाएंगे, चूज़ करेंगे फाइल, वापस अपनी SQL फाइल पकड़ेंगे इधर, और ये अपनी टेबल यूज़र इधर पहुंच जाएगा। तो हमने बैकअप के लिए पहले निकाल के अलग रख दिया था उस चीज़ को। ठीक है, तो इस तरह से काम कराते हैं। ठीक है, तो अभी देखो टाइम क्या हो रहा है 9:13, लेकिन जो उसके अंदर एंट्री जिस टाइम की बनी थी वो उसी टाइम की आपको मिलेगी। लेकिन हाँ, अगर आप यहाँ अपडेट करते हो तब डेफिनेटली आपका ये वाला पार्ट जो होगा टाइम अपना बदलेगा, जब आप यहाँ से आके एडिट की रिक्वेस्ट चलाओगे इसके अंदर। तो नेक्स्ट क्लास अपन इसमें सीखेंगे कि बाकी की जो 3 चीज़ हम लोग यहाँ देख रहे हैं, अभी मैंने एक ब्लैंक छोड़ी है, जैसे कि रीड का हमें पूरा व्यू बनाना है। तो इस एग्जाम्पल से CRUD अगर आपने किसी लैंग्वेज में सीख ले तो आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाते हो जो हर एक वेबसाइट के अंदर हो रही हैं। तो यानी कि रीड वाला जो पार्ट है हमारा, अब आपके पास 1000 एंट्री हैं, लेकिन रीड का पेज एक ही होगा, एक ही पेज में आप 1000 फाइल को खोल खोल के देख सकते हैं। ठीक है, जैसे T-शर्ट 16,000 है एग्जाम्पल के फ्लिपकार्ट पास, तो सारी T-शर्ट एक ही पेज पे खुलती हैं, क्योंकि वो पेज ऑन रिक्वेस्ट डायनामिकली बनता है। तो जिस यूज़र ने, मान लो इसने कुछ अलग रिक्वेस्ट किया तो इसकी आईडी का उसमें खुल जाएगा, तुमने किसी डिफरेंट T-शर्ट का देखने के लिए क्लिक किया तो तुम्हारा वो आईडी खुल जाएगा, मैंने कुछ डिफरेंट किया तो मेरा एक डिफरेंट आईडी खुल जाएगा। इससे फ़ायदा क्या होता है, सर्वर पर लोड नहीं होता, पेज तो है ही नहीं। 16,000 T-शर्टें अगर मैं स्टैटिक बना के डालूंगा तो सर्वर पर दुनिया जान का लोड, लेकिन डायनामिक होगा तो सारे के सारे 16,000 T-शर्टें थोड़ी ना देख रहे हैं, तो जो बंदा जो देख रहा है सिर्फ उसका लोड रहता है। तो इसलिए हम ये सोचते हैं ई-कॉमर्स वेबसाइट बड़ी हैवी होती होगी, नहीं होती, वो पूरी डायनामिक होती है। ठीक है, ऐसी न्यूज़ की वेबसाइट में मान लो एक दिन में 1000 न्यूज़ आ रही हैं, 1000 न्यूज़ का लोड नहीं है, जितने पेज खुलेंगे न्यूज़ पढ़ने के लिए उतने ही पेज का लोड होगा, और वो भी सब डायनामिक होते हैं, क्योंकि हम लोग पोस्ट बना के डालते हैं उनको, ना कि पेज बना के। पेज होते हैं जैसे कि पॉलिटिक्स या आपका एंटरटेनमेंट, ठीक है, या आपका पर्टिकुलर जैसे कि आप स्पोर्ट्स, हेल्थ, हाँ, तो कैटेगरी का ही पेज बनता है, बस सिर्फ कैटेगरी का ही पेज बनता है और उसके अंदर सारी पोस्ट होती हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ना, जैसे T-शर्ट खोला था, T-शर्ट इज़ अ कैटेगरी, तो इसका पेज, अब जैसे अगर आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोई खोलोगे तो उसका व्यू डिफरेंट आता है, और अगर आप T-शर्ट खोलोगे तो उसका व्यू डिफरेंट आपको मिलेगा देखने के लिए। तो जो डिफरेंट दिखता है सिर्फ उतने का ही व्यू बनता है, और उसमें फिर जितने भी आप प्रोडक्ट, जैसे आपने कैमरा ओपन किया तो कैमरा आता है रो फॉर्म में, T-शर्ट आते हैं कार्ड फॉर्म में,
तो यानी कि उस पर्टिकुलर कैटेगरी में उन प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग उस तरह से हुई है। लेकिन जब व्यू करने जाओगे तो कैमरा भी वही खुल रहा होगा जिस व्यू में टी शर्ट खुली, नहीं तो ट्राई करके देख लो, नो डिफरेंस। टी शर्ट का यहाँ पर देख रहे हो, ये कैटेगरी का पेज है पूरा, यानी कि एक कैटेगरी का हमने अलग बनाया। अब मान लो मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक में जाके सैमसंग चूज़ कर लेता हूँ, अलग है ना। या अगर मैं यहाँ से जाके कैमरा चूज़ कर लेता हूँ, या मैं लैंडिंग पेज पे चले जाता हूँ और यहाँ जाके मैं कोई कैमरा वैमरा चूज़ कर लेता हूँ, अभी लोड हो जाएगा थोड़ी देर में, वेट करो। चलो चलो चलो, कहीं डाला हो, ये देखो। अब इसका व्यू देखना क्या आ रहा है, सेम है ना जो टी शर्ट का आ रहा है। यानी कि इसका भी पेज नहीं बना। पेज किसका बना, जब मैं यहाँ लिखूंगा कैमरा, ये बना, ना कि इस पर क्लिक करके जो खुल रहा है उसका बना। ये भी तो वही है टी शर्ट का व्यू, अलग थोड़ी ना है, बस अलग कैटेगरी से डेटा ले लिया हमने इसके अंदर। तो जितना भी आप अब जैसे टी शर्ट यहाँ अगर खुला होगा आपका, या मैं क्लिक कर लूँ यहाँ पर और इसको उसके साथ रख के कंपेयर करो, देखो ध्यान से देखना, ये व्यू देख लो ध्यान से, कोई चेंज नहीं। उसके पास फोटोग्राफ, या जैसे यहाँ पर कलर का ऑप्शन है, इसमें कलर का कोई ऑप्शन नहीं है, एक बार ही बनाया उस पे, उसी पे डेटा आता जा रहा है। तो इसलिए डायनेमिक साइट्स आपकी काफ़ी लाइट चलती है हमारी, ठीक है। तो इनके पास मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट है, लेकिन मिलियंस ऑफ पेजेस नहीं है। पेजेस सिर्फ ये हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स में गए, या यहाँ गए, या मेंस में या वीमेंस में, इस तरह से ये पेज हैं सारे। तो पहले मेन कैटेगरी के अंदर, फिर पर्टिकुलर जो आपका वो देख रहे हो, जैसे एम आई, तो एम आई क्या होगी, कैटेगरी होगी ब्रांड की। या जैसे हम लोग रियलमी कैटेगरी होगी। तो ये पेज बने हैं, ठीक है। इन पेज के अंदर जो आइटम दिख रहे हैं उस पर जब हम लोग क्लिक करेंगे वो नहीं बनेगा, वो पूरी वेबसाइट का एक ही है। इसमें सर ऐसे नहीं कर सकते जैसे हमने मोबाइल पे किया, अब जितने हमने एक पेज बनाया जिसमें हम डायनेमिक एमआई रेडमी पे जा रहा तो पेज एक ही है पर डाटा रेडमी का आ रहा है। पॉसिबल है जो आप कह रहे हो, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, हर पेज की डिजाइनिंग डिफरेंट कर रहे हैं ना कैटेगरी वाइज। जैसे अगर आप अगर हमें सेम रखना है तब पॉसिबल। हाँ, अब जैसे सैमसंग देखो, अभी यहाँ पर ये आ रहा है। अब मैं यहाँ से अगर एम आई ओपन कर रहा हूँ, समझ गए ना, तो इनका डिफरेंट है दिखाने का हर चीज़ का तरीका, कहीं पे कुछ कर रहे हैं, कहीं पे कुछ कर रहे हैं। अगर सेम होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, ये सब कर